गुड मॉर्निंग। आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम है फॉरेक्स मैनेजमेंट। फॉरेक्स मैनेजमेंट। एक चीज़ मैं बता दूं, आपको डरा नहीं रहा हूं, बता दूं, आप जैसे ही बाहर जाओगे ना, बाकी सारे स्टूडेंट जिनसे भी मिलोगे, आप जितने भी आपके सीएस प्रोफेशनल में हैं, उन सब के हिसाब से आपके कोर्स का सबसे टफ टॉपिक अगर कोई है तो वो है फॉरेक्स मैनेजमेंट। दुनिया से पूछ लेना आप उनको सबसे टफ, सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक ये लगता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बस एक ईमानदारी ज़रूर रखना कि एक भी लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए। होमवर्क जितना भी दिया ट्राई करके आना है, बने कि ना बने कोई दिक्कत नहीं, बस इतना कर लिया ना तो आपको ये टॉपिक बड़ा आसान लगेगा और सारी चीज़ें बड़े आसानी से क्लियर होगी विथ लॉजिक्स। बस वादा ज़रूर रखना अपने आप से कि लेक्चर मिस नहीं करना है, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये फॉरेक्स मैनेजमेंट में करने क्या वाला है, ये चैप्टर अप्लाई कहाँ होगा, क्या काम का है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉरेक्स मैनेजमेंट तब अप्लाई होगा जब कोई फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन हो रहा है, राइट। इन सिंपल कोई फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन हो रहा है, फॉरेक्स मैनेजमेंट चैप्टर अप्लाई हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, आप मुझे बताना कि फॉरेक्स जो है वो चैप्टर अप्लाई होगा कि नहीं होगा। मैंने यहां से कोई गुड्स भेजा दिल्ली, अप्लाई होगा चैप्टर? नहीं, ठीक है। मैंने कानपुर से कोई गुड्स यहां मंगवाया, चैप्टर अप्लाई होगा? नहीं। मैंने यहां से कोई गुड्स भेजा यूएस, चैप्टर अप्लाई होगा? नहीं। यस। मतलब दो केसेस में आपने नहीं बोला, शुरू के दो केसेस, और तीसरे केस में आपने हाँ बोला। मैं बोल रहा हूं तीनों ही केस में आप गलत हो। बोले ऐसे कैसे? मैंने आगे की कहानी बोली नहीं आपसे। मैं बोला कि यहां से अगर कोई गुड्स मैंने दिल्ली भेजा, राइट, और बदले में मुझे डॉलर मिल गए, मिल सकते हैं? मिल सकते हैं। मैंने कानपुर से कोई गुड्स मंगवाया और बदले में मैंने डॉलर पे कर दिया, मैंने पहले से बात कर रखी थी कि मैं डॉलर पे करूंगा, ठीक है। मैंने यूएस से कोई गुड्स मंगवाया या यूएस कोई गुड्स भेजा और बदले में रुपी टर्म में ट्रांजैक्शन हो गया, बदले में रुपी टर्म में हो गया, मतलब हमारी खुद की करेंसी टर्म में हो गया। तो आप सोचो कि पहले दो केसेस में फॉरेक्स अप्लाई हो गया और लास्ट वाले केस में फॉरेक्स अप्लाई नहीं हुआ। मतलब इट डज नॉट डिपेंड ऑन कंट्री। ये कंट्री के ट्रांजैक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, डिपेंड्स ऑन करेंसी। ट्रांजैक्शन कोई भी हो, अगर करेंसी फॉरेन इन्वॉल्व हो रही है, मतलब ये चैप्टर अप्लाई होगा, चाहे ट्रांजैक्शन डोमेस्टिक हो चाहे ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल हो। श्योर, समझ पा रहे हो? एक्सक्यूज मी। सॉरी, यस। समझ आ रही है बात कि फॉरेक्स मैनेजमेंट कहाँ अप्लाई होगा? जहाँ फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व हो रही है। डज नॉट डिपेंड ऑन ट्रांजैक्शन, इट डिपेंड ऑन करेंसी, ठीक है। एक एग्जांपल लेता हूँ यार, ये पूरा चैप्टर जो है ना इसी चीज़ पे बेस्ड है। एग्जांपल लेता हूँ कि ये पूरा चैप्टर एक्सचेंज रेट पे बेस्ड है। जैसे एक्सचेंज रेट ऐसी होती है ना कि $1 = ₹72, $1 = ₹72। मैं अभी और कुछ नहीं बोल रहा, बस इतना बोल रहा हूं कि क्या ₹1 = डॉलर भी निकाल सकते हो क्या? बोले $1 में 72 रुपी, तो ₹1 = डॉलर कितना निकाला जा सकता है क्या? कि इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 1 / 72। श्योर। तो 0.0138888 ऐसा आ जाएगा क्या? 1 / 72। श्योर। अब इन दो में से एक कोट को मुझे डायरेक्ट बोलना है
और एक कोट को मुझे इनडायरेक्ट बोलना है। एक चीज और क्लियर कर दूं, आप जो हो वो हो इन इंडिया। मतलब ये चैप्टर ऐसा है जहां आप बिना वीजा पासपोर्ट सारे कंट्री की शेयर करोगे, ऐसा चैप्टर है। एक चीज और बता दूं, अब में से कितने लोग जो है वो मेडिटेशन करते हैं, रोज योगा करते हैं? हाँ, आप ठीक है। ये चैप्टर जब तक चल रहा है ना, तब तक आप योगा को स्टॉप कर सकते हो, क्योंकि डेली मेंटल एक्सरसाइज यहाँ होने वाली है। आपकी पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आपको इस चैप्टर में रखना पड़ेगा। तो 2-5-10 दिन के लिए ये स्टॉप कर दो तो भी कोई आपत्ति नहीं है। डेली मेंटल एक्सरसाइज करेंगे हम यहाँ। अब ये जो कोट है दोनों, इस कोट में से मुझे किसी को डायरेक्ट कोट बोलना है और किसी को इनडायरेक्ट कोट बोलना है। बताओ, इन इंडिया हो आप तो किसको मुझे डायरेक्ट कोट बोलना चाहिए और किसको मुझे इनडायरेक्ट कोट बोलना चाहिए? यस, दोनों के फेवर में जवाब आ रहा है। मतलब कोई फर्स्ट को डायरेक्ट बोल रहा है, कोई सेकंड को डायरेक्ट बोल रहा है। किसी के माइंड में ये भी आ सकता है कि इंडिया में है तो ₹1 वाला कोड डायरेक्ट, $1 वाला कोड इनडायरेक्ट। ध्यान से सुनना एक एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल के बाद हम इस कंसेप्ट पे वापस आते हैं कि मान लो आप बिग बाजार घूमने गए और घूमते टाइम ऐसा कुछ लगा आपको, कोट वहाँ जो दिए हुए थे ना वो ऐसे दिए हुए थे कि ₹1 = 0.001 बकेट। पूरी बकेट नहीं आएगी, ₹1 में बकेट के कुछ टुकड़े आएंगे और टुकड़े वो बेच नहीं पाएंगे। तो आप प्राइस तो निकाल सकते हो कि 1 डिवाइडेड बाय कर दो तो प्राइस आ जाएगी, बट प्राइस ऐसी गिवन है, ₹1 = 0.0005 मोबाइल। ऐसे प्राइजेस गिवन है आपको उस मॉल में। और एक दूसरे मॉल में गए जहां प्राइजेस कुछ ऐसे गिवन है कि बकेट 1 = ₹1 इतना, मोबाइल 1 = ₹1 इतना। मतलब डायरेक्टली कीमत दी है कि एक बकेट इतने रुपए की, एक मोबाइल इतने रुपए का। अब मुझे बताओ, एज एन इंडियन आपको कौन सा वाला कोट डायरेक्टली हेल्प कर रहा है? सेकंड वाला। हमें तो प्रोडक्ट की प्राइस से मतलब है ना, ये प्रोडक्ट कितने रुपए का आ रहा है। ₹1 में वो कितना प्रोडक्ट आ रहा है हमें क्या लेना देना। समझ पा रहे हो? हम डीओ लेने जा रहे हैं, बोले ₹1 में आपका केवल डीओ का ढक्कन आएगा, हमें ढक्कन थोड़ी चाहिए। समझ पा रहे हो? तो ₹1 में वो कितना प्रोडक्ट आ रहा है ये हम शायद एनालिसिस करते ही नहीं है। एक प्रोडक्ट कितने रुपए में आ रहा है हम ये एनालिसिस करते हैं। एज एन इंडियन हमारे लिए डायरेक्टली इंपॉर्टेंट सेकंड वाला कोट है। श्योर। तो ये समझो कि ये डॉलर जो है ना वो भी एक प्रोडक्ट है। तो एज एन इंडियन आपको ये प्रोडक्ट कितने रुपए का आ रहा है ये डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है, बजाय कि ₹1 में वो प्रोडक्ट कितना आ रहा है। ये इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट है। इससे आप वो कोड निकाल सकते हो, पर डायरेक्टली यूज का कौन सा है? पहला वाला। अब ऐसा क्या हम हर जगह करेंगे? ऐसे हम थोड़े से लॉजिक समझेंगे पूरे चैप्टर में, राइट। और पूरे चैप्टर में लॉजिक समझने के बाद हमेशा हम एक माइलस्टोन बनाएंगे जो आपके सारे जवाब को क्लियर कर देगा। और एग्जाम में थोड़ी सी स्पीड कैलकुलेशन को भी थोड़ा सा प्रमोट करेगा, ऐसा समझ सकते हो आप कि स्पीड कैलकुलेशन की तरफ आप मूव कर जाओगे। इसके बाद एक माइलस्टोन बनाते हैं। ये लॉजिक समझ आ गया ना आपको? अब ऐसे कितने कंट्री आएंगे, कितना सोचेंगे हम, तो क्यों ना एक माइलस्टोन बना लेते हैं। तो एक बॉक्स बनाओ, आपको बनाना है, और ये सारे बॉक्स पूरा चैप्टर माइलस्टोन पे बेस्ड है। तो ये सारे बॉक्स आपकी फॉर्मूला कॉपी में भी आने चाहिए, राइट। एक कंसेप्ट कॉपी जो आप बना रहे हो उसमें भी आप ये लिखना, इसमें तो लिख ही रहो कि डायरेक्ट कोट का जो मतलब है ना, डायरेक्ट कोट का मतलब है 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। वन यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। इनडायरेक्ट कोट का जो मतलब है ना, इनडायरेक्ट कोट का मतलब है 1
यूनिट ऑफ होम करेंसी। डायरेक्ट कोट 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, इनडायरेक्ट कोट 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी। अब जैसे इंडिया में आप क्या निकाल रहे हो, $1 इज इक्वल टू रुपी है, तो ये बताओ कि ये जो 1 यूनिट है, इस पूरे फॉरेक्स में 1 यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। सारे माइलस्टोन करीब करीब 1 यूनिट पे बेस्ड होंगे, तो आपको ये ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाय द टाइम हम सारी चीजें सीखेंगे, 1 यूनिट किसकी है, फॉरेन करेंसी की कि होम करेंसी की इन इंडिया, तो पता चलेगा यार डॉलर इंडिया के लिए तो फॉरेन करेंसी है, मतलब 1 यूनिट फॉरेन करेंसी की है, मतलब ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कोट। अगर रुपी 1 इज इक्वल टू दिया होता इन इंडिया, तो 1 यूनिट किसकी है, होम करेंसी की, तो ये आपके लिए हो जाता इनडायरेक्ट कोट। ठीक है क्या, बड़ा आसान है जजमेंट करना, राइट। अब इसके लिए आपको कुछ करेंसी पता होना भी जरूरी है, वरना पता कैसे लगाओगे कि होम करेंसी है कि फॉरेन करेंसी है। श्योर, तो मैं कुछ लिस्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, ऐसे ओरली समझते हैं, आपको पता ही होगा मेजोरिटी। मुझे बताओ इंडिया में कौन सी करेंसी है, रुपी। श्योर, भाई इतना जरूर कर लेते हैं हम कि एक सिंबल अगर आपको ना पता हो, इंडिया के करेंसी का तो पता ही होगा। इंडिया में कौन सी करेंसी है, रुपी, रुपी का सिंबल है, राइट। यूएस में कौन सी करेंसी, पता ही है हमें, बचपन से पता है कि यूएस में जो है वो डॉलर चलता है, डॉलर का साइन भी हमें बनाना आता है, ठीक है। यूके में कौन सी करेंसी है, यूके में जो है वो पाउंड है, राइट। और पाउंड का जो साइन है ये कोई भी कैसे भी बनाता है, ध्यान से सुनना, क्योंकि साइन बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम में, कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन मैटर करेगा। आप कैसे भी बनाओगे ना तो एग्जामिनर को देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको ये जो साइन बनाना ना, ये कुछ इस टाइप का कर्व लेना है और ये घुमाना है शार्प, और बीच में लाइन खींचनी। इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना यार, कि आप थोड़ा सा ऐसे करके, समझ पा रहे हो, इसकी प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि ये साइन सुधर जाएगा आपका यार। इसी साइन में मेजोरिटी को दिक्कत आती है, बाकी आगे वाले जैसे जापान का पूछूंगा, जापान में दिक्कत नहीं आएगी। जापान की करेंसी कौन सी है, येन। येन में क्या कैपिटल वाई बनाना है और 2 लाइन खींचनी है, ठीक है। यूरोप की करेंसी, यूरोप की करेंसी कौन सी है, यूरो। यूरोपियन कंट्रीज में यूरो चलती है, यूरो में कैपिटल सी बनाना है और 2 लाइन बीच में खींचनी है ताकि वो ई दिखे कुछ। श्योर। फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, इन सब जगह डॉलर चलता है, लेकिन वो डॉलर यूएस डॉलर नहीं है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कनेडियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, सिंगापुर डॉलर, राइट। साइन वही है, करेंसी का साइन, डॉलर का साइन वही है, लेकिन डॉलर की वैल्यू अलग अलग है इन सारे कंट्री में। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में AUS और फिर डॉलर का साइन लिखा जाता है, न्यूजीलैंड डॉलर में NZ और फिर डॉलर का साइन, सिंगापुर में SG फिर डॉलर का साइन। तो ऐसे कुछ आपको इन कंट्री में जो है वो ये डॉलर यूज हो रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना है बस इनकी वैल्यू अलग अलग है, राइट। श्योर। US डॉलर को जनरली डॉलर बोला जाता है, उसके सामने US डॉलर भी लिख दो, कहीं कोई आपत्ति नहीं। श्योर है क्या। और स्पेशली इन 5 करेंसी का तो नॉलेज आपको होना ही चाहिए। आपका एग्जाम इन 5 करेंसी के इर्द गिर्द मेजोरिटी टाइम घूमेगा। क्यों, क्योंकि इंडियन डेरिवेटिव मार्केट में, इसका रीजन है कि इंडियन डेरिवेटिव मार्केट में ये 5 करेंसी आज की डेट में ट्रेड हो रही है, इसलिए इन 5 करेंसी का आपको जो है वो नॉलेज होना चाहिए। पता ही है आपको, वैसे भी पता है। श्योर। अब आप मुझे करके बता रहे हो, अभी 1 मिनट का टाइम है, वो है क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ आवर नोट्स ऑन पेज नंबर 6। करो और बताओ।
बताओ अब तक हो ही गया होगा। पहला वाला कोट डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट, फिर इनडायरेक्ट, फिर डायरेक्ट और फिर इनडायरेक्ट। किस कंट्री में आप हो ये क्वेश्चन ने दिया है। तो पहली बार आप इंडिया में हो, इंडिया में हो तो 1 यूनिट उसके लिए क्या है, फॉरेन, फॉरेन है तो डायरेक्ट। यूएस में 1 यूनिट डॉलर की है तो यूएस के लिए तो डॉलर होम करेंसी है तो इनडायरेक्ट। यूके के लिए होम करेंसी अगेन इनडायरेक्ट। इंडिया के लिए फॉरेन। 1 यूनिट को देखते हुए जाओ यार, 1 यूनिट अगर फॉरेन करेंसी है डायरेक्ट, 1 यूनिट अगर होम करेंसी है इनडायरेक्ट। सिंपल है क्या? श्योर, ठीक है। तो आप ये सोच रहे होंगे यार ये तो समझ आ गया। तो इस चैप्टर में जैसे जैसे आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा वैसे वैसे मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा जो समझ तब तक नहीं आएगा जब तक कि अगला कॉन्सेप्ट ना आए। कंफर्ट जोन में जाने ही नहीं दूंगा। राइट, इस चैप्टर में आप कंफर्ट जोन में नहीं जाओगे। जैसे ही मुझे कान में आवाज़ आई, समझ आया, आप जैसे ही बोलोगे यस, फिर नया कंसेप्ट बता दूंगा। तो फिर नया कंसेप्ट ले लो आप। $1 इक्वल टू ₹72। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, यू want to buy $5,000. How many rupee will you have to pay? पहला सवाल है। दूसरा, you want to sell ₹5 lakh. How many dollar will you get? बताओ कितना कितना आ रहा है जरा एक बार। कितना? ₹3,60,000। ठीक है, सेकेंड वाले में $6,944.44 ये आ रहा है, आ रहा है सभी का। और जैसे ही मैं लिख रहा था ना वैसे ही आपका आंसर आ गया, वैसे ही मेरे कानों में आवाज़ आ गई कि हाँ ये आंसर है। जब मैंने क्वेश्चन लिखा आपने आंसर दे दिया। मैंने क्वेश्चन लिखा मतलब कोई तो रूल, कोई तो लॉजिक आपके माइंड में फिट है जिससे आप आंसर दे रहे हो। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन लो। फिर इस एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 था मान लो, अब एग्जाम्पल नंबर 2 ले लो। $1 इज इक्वल टू £0.80। $1 इज इक्वल टू £0.80। पहला, यू वांट टू बाय $1008। हाउ मेनी डॉलर विल यू गेट? पहला सवाल। दूसरा, यू वांट टू सेल $50,500। ये पहले वाले में है, यू वांट टू बाय £, हाउ मेनी डॉलर विल यू हैव टू पे? इसको करेक्ट कर लेना, विल यू हैव टू पे। और यू वांट टू सेल तो हाउ मेनी £, विल यू गेट? बताओ। देखो मेरा टारगेट तो यही फुलफिल हो गया जहां ये थोड़ा सा साइलेंस आया। जब मैं वहां क्या कर रहा था, वो जो क्वेश्चन लिख रहा था तो लिखते लिखते जवाब आ गया है ना। और यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अब जवाब आना चालू हो रहा है।
बट टाइम लगा। चलो मेरा टारगेट तो वही फुलफिल हो गया कि यार कोई लॉजिक माइंड में था तो यहाँ पे भी जल्दी जवाब आता। शायद कोई लॉजिक तो माइंड में नहीं है। बताओ फिर जवाब कितना आ रहा है? कितना पहले का आंसर? 1260। ऑब्लिक में अगर किसी का और आंसर आ रहा है तो भी बता देना। आ रहा है? बताओ कितना आ रहा है? 806.4। दो ही आंसर पॉसिबल है, या तो आप डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, पहले का आंसर, ये दूसरे का आंसर कितना आ रहा है? 63125 ऑब्लिक 40400। यहाँ पे भी या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड, और दोनों ही आंसर आ रहे हैं। अब कौन सा वाला सही है ये चेक करना है। एक चीज़ और ध्यान रखना फॉरेक्स में कि केवल आंसर लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब आज के बाद मैं भी नहीं मानूंगा कि केवल आंसर बोल दिया और उसके सामने करेंसी नहीं बोली ना आपने तो गलत हो। तो यहाँ पे जो करेंसी है वो डॉलर है और यहाँ पे करेंसी जो है वो पाउंड है। तो ये बोलना ज़रूरी है। केवल आपने 63125 बोला और पाउंड नहीं बोला तो मैं मान लूँगा कि गलत है। ठीक है, चेक करें अब कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। आप मुझे बस इतना बताओ कि $1 इज इक्वल टू पाउंड 0.80 है। पहले लॉजिक समझ रहे हैं, उसके बाद एक माइलस्टोन बनाएंगे, कहानी खत्म। बट पहले लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम माइलस्टोन बनाएंगे जिससे आपकी कोई सी भी करेंसी हो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। उससे पहले एक रीज़न और बता दूं कि इससे पहले वाले जो पार्ट मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया वहाँ आपने जल्दी जवाब क्यों दे दिया और यहाँ टाइम क्यों लगा, उसका भी एक रीज़न है। और माइंड में आपके कोई लॉजिक था नहीं, आपके माइंड में कोई लॉजिक नहीं था। आपके माइंड में जो डॉलर है ना, वो डॉलर होम करेंसी जैसी हो गई है। बचपन से सुनते आ रहे हो रुपी डॉलर रुपी डॉलर रुपी डॉलर, तो घर जैसी करेंसी हो गई। वो यूज़र फ्रेंडली हो गए हो आप डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करने के लिए और रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए। आपको कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है, नींदों में उठा के पूछ लिया जाए ना तो जवाब दे दोगे आप। समझ पा रहे हो कि डॉलर रुपी तो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करना है, रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना है। तो बिना रूल किए हमारे माइंड में फॉर्मूले फिटेड है। बट जैसे ही कोई दूसरी करेंसी आई जिसमें रुपी नहीं था तो हमें थोड़ी सी दिक्कतें फेस हुई। अगर कोई रूल फिट होता माइंड में तो शायद दिक्कतें फेस नहीं होती। इसको भी हम उतना ही जल्दी बता पाते जितना जल्दी हमने फर्स्ट एग्जांपल को बताया। तो ये तो मान लो कि यार यहाँ कोई रूल तो फिट नहीं है। फिर एक रूल आपके माइंड में हो रहा है कि इंटरपोलेशन से कर दो, इतने में इतना तो इतने में कितना, बिल्कुल ठीक है, वैसा ही होगा ये। बट उसको हम एक माइलस्टोन बनाएंगे और बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। राइट, इतनी स्टेप भी करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेंदी भी नहीं होगा, जल्दी आंसर भी आएगा। लेकिन पहले हम लेंदी की तरफ मूव करने की सोचते हैं, पहले लॉजिक समझते हैं। लॉजिक मतलब इंटरपोलेशन आपको सीधा सीधा दिख रहा है। फिर भी मैं एक अलग तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। आप मुझे बताओ कि $1 इज इक्वल टू पाउंड 0.80 है, तो बड़ी करेंसी कौन सी है? अगर मैं आपको जजमेंट की बात बोलूँ कि विच इज बिगर, बड़ी करेंसी कौन सी है? तो बड़ी करेंसी जो यहाँ होगी, अगर माइंड में डॉलर आ रहा तो निकाल लेना, जिसकी 1 यूनिट होती है, ज़रूरी नहीं वो बड़ी हो। बड़ी करेंसी है पाउंड। देखो आपकी $1 देने पे भी पाउंड पूरा नहीं आ रहा और कम आ रहा है। मतलब मैं अगर आपको एक पेन दूं और बदले में आप लोग मुझे आपके पेन का केवल कैप दो, पूरा पेन ना दो, तो किसके पेन की कीमत ज़्यादा रही होगी? आपके, क्योंकि आपने मेरे पेन की कीमत आपके केवल ढक्कन से इक्वेट की। मतलब आपका पेन शायद ज़्यादा महंगा होगा, एक पेन के बदले में आप पूरा पेन भी नहीं दे रहे हो। समझ पा रहे हो क्या? तो यहाँ पे भी $1 के बदले में पूरा पाउंड नहीं मिल रहा, कम मिल रहा है, 1 से कम मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं पाउंड जो है वो महंगा रहा होगा। कुछ वैसा मान लो कि 1 किलो गोल्ड देने पे 1 किलो गोल्ड देने पे डायमंड जो है वो 1 किलो नहीं आएगा, कम आएगा। समझ पा रहे हो? और ऐसा मान लो कि 1 किलो सिल्वर देने पे जो गोल्ड है, मतलब सस्ती चीज़ देने पे जो महंगी चीज़ है वो तो कम ही आएगी ना। सिंपल, श्योर। तो आप मुझे ध्यान से सुन के बताना, यू वांट टू बाय पाउंड 1008। आप महंगी करेंसी खरीदना चाहते हो कि सस्ती वाली? आप महंगी करेंसी खरीदना चाहते हो, मतलब दूसरी वाली करेंसी जो है
जिसमें आप इसको कन्वर्ट करोगे बाद में, अभी थोड़ी देर बाद, वो ज़्यादा आएगी। मतलब आप ये समझो कि आप गोल्ड बेच रहे हो, सिल्वर खरीद रहे हो, तो गोल्ड बेचने पे सिल्वर तो ज़्यादा आएगा। और ज़्यादा कब आएगा? डिवाइड करने पे कि मल्टीप्लाई करने पे? देख लो आप, 1008 को मल्टीप्लाई 0.8 करोगे तो और छोटा हो जाएगा, मतलब हमें डिवाइड करने पे आंसर मिलेगा। श्योर। तो हमारा आंसर जो करेक्ट होगा वो ये वाला होगा। फिर डॉलर है आपके पास, सस्ती वाली करेंसी है, तो सस्ती वाली करेंसी से महंगी वाली करेंसी कम आएगी। कम कब आएगी? जब मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे। मल्टीप्लाई करेंगे, 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा। श्योर। मतलब आपका जवाब जो होगा वो होगा 40,400। लेकिन इतना सोचना पड़ेगा क्या यार? इससे तो इंटरपोलेशन ठीक है, अल्टीमेटली ये भी इंटरपोलेशन ही है, बट मैं आपको एक माइलस्टोन बताता हूँ जिससे आपकी सारी समस्याएं हो जाएगी ख़त्म। इतना नहीं सोचने की ज़रूरत है, राइट? ये तो लॉजिक समझना था, समझ लिया हमने। अब हम आते हैं एक माइलस्टोन की तरफ। बनाओ वापस माइलस्टोन, और जैसा मैं लिख रहा हूँ ना वैसा का वैसा लिखना, आधे इंग्लिश आधे हिंदी, वैसा का वैसा लिखना कि जिस करेंसी को कन्वर्ट करना है, जिस करेंसी को कन्वर्ट करना है, अगर एक्सचेंज रेट उसी करेंसी की एक यूनिट में अवेलेबल है। जैसा लिख रहा हूं वैसा ही लिखना। जिस करेंसी को कन्वर्ट करना है, अगर एक्सचेंज रेट उसी करेंसी की एक यूनिट में है तो मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज डिवाइड करेंगे। इसको अभी ऑपरेशन करते हैं यार, हो सकता है कि पढ़ने से समझ ना आ रही हो, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, सब समझेंगे। लिख लिया गया, जिस करेंसी को कन्वर्ट करना है, अगर एक्सचेंज रेट उसी करेंसी की एक यूनिट में है तो मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज डिवाइड करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस करेंसी को कन्वर्ट करना ये इंपॉर्टेंट है, किस करेंसी में कन्वर्ट करना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप किसको कन्वर्ट कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, समझ पा रहे हो? किस में कन्वर्ट कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। श्योर। चलो इस रूल को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, इवन पहले वाले एग्जाम्पल पे भी, कहीं पे भी अप्लाई करो, बड़ा आसानी से जवाब आ जाएगा। क्या मुझे बताओ कि यहाँ पे आपके डॉलर 5,000 थे, इसको कन्वर्ट करना था इन टर्म्स ऑफ रुपी। किसको खरीद रहे हो किसको बेच रहे हो ये मत देखना, आप तो मैथमेटिकली आप कौन से फिगर को किस फिगर में कन्वर्ट कर रहे हो, ये मत देखना कि हमारे पास क्या था और हम बदले में क्या ले रहे हैं, ये नहीं सोचना है। समझ पा रहे हो? तो मैथमेटिकली हमें डॉलर 5,000 को कन्वर्ट करना है, मैथमेटिकली इन रुपी टर्म। अब क्या आ रहा है क्या जा रहा है वो तो क्वेश्चन ने लिखा है। श्योर। तो जिस करेंसी को कन्वर्ट करना है, यानी कि 5,000 डॉलर को कन्वर्ट करना है, क्या एक्सचेंज रेट उस करेंसी की एक यूनिट में है? तो जवाब आया है मल्टीप्लाई करेंगे, और आपने किया। जिस करेंसी को कन्वर्ट करना है, क्या एक्सचेंज रेट उस करेंसी की एक यूनिट में है? एक यूनिट में अवेलेबल है क्या? नहीं। तो जवाब आया नो। जैसे ही नो आया डिवाइड करेंगे, सिंपल। चलो सेकेंड वाले एग्जांपल में देख लो कि जिस करेंसी को कन्वर्ट करना है, क्या एक्सचेंज रेट उस करेंसी के एक यूनिट में है? तो जवाब आया नहीं, पाउंड में तो नहीं, डॉलर में। डिवाइड करेंगे। श्योर। डिवाइड करने पे आंसर आया। जिस करेंसी को कन्वर्ट करना है, क्या एक्सचेंज रेट उस करेंसी के यूनिट में है? जवाब आया यस। मल्टीप्लाई करेंगे। बड़ा आसान हो गया। इस रूल का कोई एक्सेप्शन भी नहीं है, डायरेक्ट कोट हो इनडायरेक्ट कोट हो कोई लेना देना नहीं है। आप चेक कर लो, मान लो ये आपके पास डॉलर 1 इक्वल टू पाउंड 0.80 है, तो क्या पाउंड 1 इज इक्वल टू डॉलर भी निकाल सकते हो क्या?
निकालो 1 डिवाइडेड बाय 0.80, तो ये आ गया 1.25। श्योर। तो अब मानो कि ये डॉलर वाला कोट आपके पास है ही नहीं, अब उसको देखना ही नहीं, अपने को देखना है पाउंड वाला रेट। अब पाउंड वाले रेट को देख के कन्वर्ट करो कि जिस करेंसी को कन्वर्ट करना है, देखो आप जिस करेंसी को कन्वर्ट करना है, क्या एक्सचेंज रेट उस करेंसी की 1 यूनिट में है? जवाब आया यस, मल्टीप्लाई करेंगे, करो आप 1008 मल्टीप्लाई 1.25, आपका आंसर 1260 ही आएगा। 1008 मल्टीप्लाई 1.25 आया। जिस करेंसी को कन्वर्ट करना है, क्या एक्सचेंज रेट उस करेंसी की 1 यूनिट में है? जवाब आया नो, डिवाइड करो, आपका आंसर पहले था वही आएगा, यानी कि 50,500 डिवाइडेड बाय 1.25, 40,400, यही आया। श्योर, समझ पा रहे हो क्या? तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, डायरेक्ट कोट हो इनडायरेक्ट कोट हो, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो सिंपली देखना है कि 1 यूनिट है तो मल्टीप्लाई, नहीं है तो डिवाइड। समझ आई क्या बात? तो इस बिहाफ पे अभी आप एक क्वेश्चन करके मुझे बता रहे हो, वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 6, बताओ। यार इस क्वेश्चन को पढ़ के तो समझ ही नहीं आ रहा कि एक्सचेंज रेट में 1 यूनिट किसकी है, ये तो पता ही नहीं चल रहा है। पाउंड में लिखा है 0.62, नीदरलैंड गिल्डन में लिखा है 1.90, टॉप में क्या लिखा है? फॉरेन करेंसी पर यूएस डॉलर। मतलब सारे जो भी कोट है वो $1 टर्म में है कि $1 इक्वल टू पाउंड 0.62, $1 इक्वल टू गिल्डर 1.90, $1 इक्वल टू स्वीडिश क्रोनर 6.4 एंड सो ऑन। सारे कोट $1 टर्म में है। क्लियर है? करो। ये लैंग्वेज बड़ी ध्यान से पढ़ना है यार, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा फिरा के इन्होंने ज़रूर दी है, लेकिन आप ध्यान से पढ़ोगे तो जवाब मिलेगा। तो बिल्कुल इत्मीनान से करना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना। जल्दी हम स्पीड तो कभी भी बढ़ा देंगे, मोर इम्पोर्टेंट एक्यूरेसी है। तो आप तो बिल्कुल इत्मीनान से एक एक लाइन को पढ़ो और एक एक लाइन को समझने की कोशिश करो। यस, हो गया। तो कुछ क्विक आंसर्स हमारे पास हैं, आप लोग बिल्कुल कंटिन्यू रखना, हम 2 मिनट बाद ही बोर्ड पे चेक करेंगे। जिनके आंसर्स आए मैं बस वो लिखता हुआ जा रहा हूँ। बताओ पहले का आंसर 62, गलत। बिना चेक किए बता रहा हूँ, गलत। क्यों? थोड़ी देर पहले ही बोला मैंने कि केवल अमाउंट बोलने से काम नहीं चलेगा,
आपको साथ में बोलना पड़ेगा ये 62 क्या है भैया, पाउंड है। समझ पा रहे हो? तो आपको बताना पड़ेगा पाउंड, साइन ना बनाओ, लिख लेना, लेकिन आपको पाउंड लिखना तो पड़ेगा। ठीक है, अब अगला बताओ। हाँ अब सही, डॉलर अब सही है गलत है उसका फैसला हम करेंगे, पर आपने प्राइमा फेसी तो ठीक बताया, डॉलर 26.32। ठीक है, फिर क्रोनर कितना 256। ठीक है, फिर डॉलर 133.33। नेक्स्ट लीरा 13,000 और डॉलर 7.14। देखो चेक करो कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो फर्स्ट सेकंड में जो लैंग्वेज है ना वही थर्ड फोर में रिपीट हो रही है और वही 5-6 में रिपीट हो रही है। जो लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड में सेम टाइप की लैंग्वेज थर्ड और फोर में और 5 और 6 में है। चेक करते हैं। ब्रिटिश पाउंड दैट कैन बी एक्वायर्ड फॉर $100। इन्होंने क्या बोला कि $100 में कितने ब्रिटिश पाउंड एक्वायर किए जा सकते हैं। तो पहले ये बताओ कि कन्वर्ट किसको करना है। मैथमेटिकली आपके पास फिगर कौन सा प्रिंट है, बस यही देखना है। सिंपली इतना देखना है कि प्रिंट क्या है भैया, तो $100 प्रिंट है, तो सिंपली $100 प्रिंट है तो डॉलर टर्म में तो आंसर निकालना नहीं है, डॉलर को कन्वर्ट करना है। तो सिंपली आप ये देखो कि $100 को कन्वर्ट करना है। क्या आ रहा है क्या जा रहा है मत सोचना। तो $100 को कन्वर्ट करना है तो जिस करेंसी को कन्वर्ट करना है, क्या एक्सचेंज रेट उस करेंसी के 1 यूनिट में है? जवाब आया है मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन सवाल ये कि मल्टीप्लाई किससे, 0.62, 1.9, 6.4। तो सेकेंड करेंसी कौन सी पूछी है आपसे, पाउंड की ना, तो डॉलर पाउंड की रेट ही आएगी ना। तो मतलब $100 मल्टीप्लाई 0.62। श्योर हो गई क्या बात? श्योर, ठीक है। डॉलर डेट कैन 50 डच गिल्डर विल बाय, डॉलर डेट कैन 50 डच गिल्डर विल बाय, मतलब 50 डच गिल्डर कितने डॉलर बाय करेंगे। तो आपको किसको कन्वर्ट करना है, डच गिल्डर को। तो जिस करेंसी को कन्वर्ट करना है, क्या एक्सचेंज रेट उस करेंसी के 1 यूनिट में है? जवाब आया नहीं तो डिवाइड करेंगे। डिवाइड क्या कि 50 डिवाइडेड बाय 1.9। श्योर है क्या? तो अब ऐसी ही लैंग्वेज देखो कि थर्ड फोर में भी सेम रिपीट हो रही, बस करेंसी का नाम अलग है, और 5-6 में भी सेम रिपीट हो रही, करेंसी का नाम अलग है। चेक कर लो। स्वीडिश क्रोनर डेट कैन बी एक्वायर्ड फॉर $40, डॉलर को कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करेंगे। डॉलर डेट कैन 200 स्विस फ्रांस कैन बाय, मतलब स्विस फ्रांस को कन्वर्ट करना है, डिवाइड करेंगे। फिर इटालियन लीरा डेट कैन बी एक्वायर्ड फॉर $10, डॉलर को कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, 1 यूनिट डॉलर की है। और डॉलर डेट कैन 1000 जापानीज येन विल बाय, जापानीज येन को कन्वर्ट करना है, डिवाइड करेंगे। श्योर है क्या? श्योर है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड रूल इज क्लियर। मल्टीप्लाई डिवाइड में दिक्कत नहीं आ रही है आपको? यस या नो? क्लियर है क्या ये? हाँ, बस ये कानों में हाँ की आवाज आई कि नया कंसेप्ट फिर ले लो। कंफर्ट जोन आने ही नहीं दूंगा। कंफर्ट जोन में इस चैप्टर रहना ही नहीं ना, लाइफ में कंफर्ट जोन चूज ही नहीं करना। हम डिफिकल्ट जोन में रहेंगे, आदत डालो आज से ही। हमेशा हमारे हिसाब की सिचुएशन मिले ऐसा लाइफ में होगा नहीं। बढ़े आगे, चलो ठीक है। तो अब एक गेम खेलने की कोशिश करते हैं, गेम समझने की कोशिश करते हैं। मैं 2 पार्ट बना रहा हूं यहाँ। समझेंगे 2 पार्ट क्या है, बट उससे पहले बस आप मुझे बताओ, गुरु मूवी देखी क्या आपने? गुरु देखिए। जिन्होंने नहीं देखी मैं बता देता हूँ कि वहाँ एक सिनारियो भी देखा होगा। अगर जिन्होंने देखी है वो कनेक्ट कर पाएंगे, जिन्होंने नहीं देखी वो सिनारियो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देख लेना। नहीं तो घर जाके कभी वो सिनारियो देख लेना, समझ आ जाएगा। क्या कि गुरु मूवी में एक मार्केट चलता है। पुराने ज़माने में मार्केट कैसा चला करता था
कि आज के डेट में तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है ना, आज के डेट में सब ऑनलाइन हो गया है। बट पहले क्या होता था कि जैसे आपको कुछ बेचना है, किसी को कुछ खरीदना है, तो बायर सेलर आपस में मिल ही नहीं पाते थे। पता कैसे कि किसको बेचना है, किसको खरीदना है, क्योंकि ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म था नहीं। श्योर। तो वो सब एक जगह इकट्ठा होते थे, वो सब एक जगह इकट्ठा होते थे और एक ब्रोकर होता था जिसका प्रीमाइसेस होता था, जहां सब लोग आके इकट्ठा हो गए। ठीक है, अब इकट्ठा होकर कोई भाव बोल रहा है, राइट, मान लो किसी को कुछ भी बेचना प्रोडक्ट, कोई भाव बोल रहा है 1000, राइट, इधर बायर बोल रहा है 900, उधर कुछ सेलर और कुछ अलग बोल रहा है, ऐसे ऐसे सब बोलते चिल्लाते हुए जा रहे हैं। ऐसा था गुरु मूवी में, सब अपने अपने हिसाब से चिल्ला रहे हो, ब्रोकर जो है वो कॉपी लेके खड़ा है। जैसे बायर सेलर की प्राइस मैच हुई वो काट देगा, बोले 1000 में बेचने वाला भी तैयार, 1000 में खरीदने वाला भी तैयार, तो भैया आपस में सौदा कर लो, मेरा कमीशन मेरे को दे दो। ऐसे मार्केट चलते थे। श्योर। तो कुछ उसी टाइप का मार्केट हम यहां पे चलाते हैं ना। मान लो कि वही गुरु मूवी का वही सेम सीन हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, राइट। मान लो आपके सबके पास कैलकुलेटर है, राइट। कैलकुलेटर अलग अलग टाइप के होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके पास सबके पास यही प्रिज्यूम करना है कि सिटीजन का ये कॉमन वाला मॉडल है। सबके पास यही एज्यूम करना। कोई अब ये मत बोलना कि मेरे पास ओरिजिनल है, मेरे पास डुप्लीकेट है, मेरे पास ऐसा है, वो मत सोचना। ये वाला सिटीजन का मॉडल। श्योर। ठीक है, इसके हिसाब से ही आपको प्राइस डिसाइड करनी है। आपके पास जो कैलकुलेटर, कोई बोल देगा मेरे कैलकुलेटर में तो डायमंड लगा है, मैं उस हिसाब से प्राइस बताऊंगा, इसलिए मैंने पहले क्लियर कर दिया कि आप इसके हिसाब से प्राइस बताओगे। तो इधर वाले जितने भी हैं, राइट, इधर वाले जितने भी हैं उनको मैं बायर्स मान लेता हूं, सॉरी स्पेलिंग का बड़ा पंगा है। और इधर वाले जितने भी हैं उन सबको मैं सेलर मानता हूं। तो पहले मैं आप लोगों से प्राइस पूछ रहा हूं, अपनी अपनी प्राइस बताओ कैलकुलेटर की, कितने में बेचना चाहोगे कैलकुलेटर को, बताओ कितने में बेचना चाहोगे। 150, ठीक है, बताते हो जाओ प्राइस क्या क्या है। 500, भैया लिख लेता हूं मैं, ऐसा क्या है आपके कैलकुलेटर में। 500। मैं अभी थोड़ी देर बाद इनसे भी पूछूंगा बाहर से कितने में खरीदने वाले हो, तो आपको जो कोट करना है कर दो, है ना। तो थोड़ी देर बाद उनसे भी पूछूंगा। ऐसा नहीं कि आपका सौदा हो जाएगा 500 में, आपने विश कर दी कि बेचना है तो बिक ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है। हाँ, और बोलते हो जाओ। 100, ठीक है। 250 बोलते हुए जाओ। 200, ठीक है। अब मैं इधर से पूछता हूं, कितने में खरीदने को तैयार हो भैया, कितने में खरीदने को तैयार हो। 20 रुपए, वेरी गुड। 70, 80, 85, बोलियां लग रही, लगाओ। 90, 100, और कोई 200। आऊंगा मैं 200, जिन्होंने बोला ना उनके पास में आऊंगा। 200 को मैं अलग पेन से लिख रहा हूं, उनके पास भी आऊंगा मैं। थोड़ी देर बाद हम सोचेंगे। चलो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यार देखो 100 में तो सेलर भी तैयार है और बायर भी तैयार है, तो ये सौदा तो मार्केट में रहेगा ही नहीं, ये सौदा मार्केट से आउट हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या, ये सौदा गया, क्योंकि 100 में खरीदने वाला भी है, 100 में बेचने वाला भी, तो फिर इंतजार किस बात का, फिर तो सौदा हो ही जाएगा। ठीक है, ये सौदा हो गया। अब देखो कि अब मैंने सेलर वाली साइड, अब देखो सेलर वाली साइड मैंने जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड रखा और मैंने बायर वाली साइड जो है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड रखा। दिख रहा है क्या, मैंने ऐसा क्यों किया उसका भी कहानी सुन लो
कि मैंने टॉप सेलर को, जो बेस्ट सेलर होता है आपके लिए, आप बताओ कि आपके लिए बेस्ट सेलर कौन है मार्केट में, जो सबसे कम में बेचने को तैयार होता है, वो आपके लिए बेस्ट है, तो मैंने उसको टॉप पे रखा। श्योर। और आप लोगों के लिए बेस्ट बायर कौन है, सेलर्स के लिए बेस्ट बायर कौन है, जो सबसे ज्यादा प्राइस देने को तैयार है, तो मैंने उसको टॉप पे रखा। बोले 200 क्यों नहीं, आऊंगा मैं 200 पे थोड़ी देर बाद, 200 वाले को जवाब देंगे। ठीक है, तो मैंने उसको टॉप पे रखा। अब ध्यान से सुनने की कोशिश करना, पहले मैं 200 वाले को जवाब दे भी देता हूं। यार आप सोचो, जब आपने प्राइस कोट की थी, मान लो 100 वाली प्राइस तो हट गई मार्केट से, जब आपने प्राइस कोट की थी तो सामने वाला, क्योंकि सेम कैलकुलेटर है, मैंने बोला था पहले से ही कैलकुलेटर अलग अलग नहीं है, तो सामने वाला आपको 150 रुपए में देने को तैयार है, जो कि बेस्ट है, और आप क्या बोल रहे हो, मुझे 200 में खरीदना है। जब सामने वाला 150 में देने को तैयार ही है, अगर वो 150 वाली प्राइस चली जाती है, 150 वाली प्राइस कोई ले लेता है, कैलकुलेटर इतने में कोई खरीद लेता है, तो फिर 200 वाला ऊपर आ जाएगा। समझ पा रहे हो? मार्केट में भी अगर किसी ने देखी हो मार्केट की स्क्रीन, तो मार्केट में अभी ऑनलाइन ऐसा ही होता है कि बायर्स अपनी प्राइस कोट करके रखते हैं, सेलर अपनी प्राइस कोट करके रखते हैं, होती बहुत सारी है, लेकिन टॉप 5 प्राइजेस हमें रिफ्लेक्ट होती है। टॉप 5 प्राइजेस आपको दिखती है, यहाँ के कुछ ऐसे ही हमने टॉप 5 प्राइजेस लिखी है। जैसे ही कोई सौदा होता है, फिर वो दूसरी वाली प्राइस ऊपर आ जाती है, मतलब टॉप 5 आपको हमेशा दिखती हुई जाएगी। तो क्या ऐसा होगा कि 150 में सामने वाला बेचने को तैयार है और हम बोले कि 200 में खरीदेंगे? नहीं, तो इसलिए मैं इस कोट को गलत लिख रहा हूं। अब बात करते हैं, टॉप बायर जो है वो 90 पे है और टॉप सेलर जो है वो 150 पे है, राइट। टॉप बायर 90 पे है, ऑब्लिक मैं केवल अब टॉप प्राइस ही लिख रहा हूं, राइट, और टॉप सेलर जो है वो 150 पे है। ठीक है, अब मुझे ध्यान से बताओ कि यहां कोई सौदा हो रहा है क्या, कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है क्या? बोले नहीं यार, सामने वाला जो कि बेस्ट है वो 150 में, बाकी सब तो उससे बड़ा है, 150 में बेचने को तैयार है, और जो इधर बायर जो है वो बेस्ट है, जो सबसे ज़्यादा में खरीदने को तैयार है, वो 90 में खरीदने को तैयार है। तो अभी तो इनके बीच में कोई प्राइस का फिक्सेशन ही नहीं हुआ, राइट। और जब तक ये नेगोशिएशन, ऐसा समझो नेगोशिएशन चल रहा है, जब तक ये नेगोशिएशन कंप्लीट नहीं होगा, सेलर थोड़ा कम करे, बायर थोड़ा बढ़ाए, जहां पे भी ये दोनों मैच होंगे वहां सौदा होगा। क्या ऐसा होता है कि आप राजवाड़ा मार्केट में गए, राजवाड़ा मार्केट में जाके बोला ये टी शर्ट कितने का, बोला 150 रुपये का, तो आप बोलो 90 रुपये, ये लो 90 रुपये, टी शर्ट लेके उठा के भाग गए? होता है क्या ऐसा? नहीं। जब तक सामने वाला ये ना बोले कि हाँ 90 रुपये आपने कोट किया, सामने वाले ने एक्सेप्टेंस दिखाई, हाँ ले जाओ, तो ले जा सकते हो। सामने वाले बोलेगा नहीं यार 90 में नहीं दे सकते, तो आप उठा के नहीं ले जा सकते। मतलब दोनों का एग्रीमेंट तो ज़रूरी है ना किसी प्राइस पे, अभी एग्रीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, एक मूवी आपने और देखी होगी, राइट, वहाँ का एक डायलॉग भी मैं याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। सिंघम मूवी देखी है क्या आप लोगों ने? सिंघम मूवी देखिए, वहाँ एक डायलॉग था, बड़ा फेमस सा डायलॉग था, वो वाला नहीं ना, वो वाला पता है आप लोगों को, मुझे भी पता। अलग डायलॉग है जो मेरे लिए फेमस हुआ, शायद आपके लिए फेमस ना हुआ, क्योंकि मेरे काम का था तो मैंने उठा लिया वहाँ से। क्या एग्जाम्पल था कि याद करो कि सिंघम मूवी में अजय देवगन जब जो भी विलन होता है, मुझे नाम नहीं पता, उसको जब बुलाने के लिए बोलता है तो बोले इसको प्रेजेंट करो, अभी के अभी साइन करवाने पड़ेंगे, अभी के अभी, वो बार बार बोलता है ना, अभी के अभी, अभी के अभी, राइट। तो वो मेरे माइंड में वो डायलॉग चढ़ गया, राइट, तो मैंने यहाँ कोट कर लिया। लेट्स से कि ये जो बायर है हमारा, लेट्स से ये बायर अभी 90 रुपये कोट करके बैठा है, बायर को सिंघम चढ़ गया, माइंड में सिंघम आ गया, राइट। मतलब इसको एट ए टाइम ये बोल रहा है मुझे अभी के अभी खरीदना है, ये कैलकुलेटर तो अभी के अभी मेरे को चाहिए, एट ए टाइम बाय करना है। तो मुझे बताओ कितने में बाय कर पाएगा ये? अगर अभी के अभी खरीदना है, इंतजार नहीं करना है, तो फिर ये 150 रुपये में बाय कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सामने वाला 150 रुपये में बेचने को तैयार है। समझ पा रहे हो? मान लो इस सेलर को सिंघम माइंड में आ जाता है, बोले मुझे अभी के अभी सेल करना है, अभी के अभी सेल करना है, तो ठीक है भैया,
एट ए टाइम सेल करना है, कोई इंतजार नहीं करना, तो कितने में सेल कर पाएगा ये? जितने में सामने वाला खरीदने को तैयार है, मतलब 90 रुपए में। समझ पा रहे हो? श्योर। टेक्निकली इस प्राइस को बिड प्राइस बोला जाता है और इस प्राइस को आस्क प्राइस या ऑफर प्राइस बोला जाता है। एक बिड लगा के बैठा हुआ है इतने में खरीदूंगा, सामने वाला ऑफर दे के बैठा हुआ है जिसको आस्क प्राइस बोला जाता है कि बोले इतने में बेचूंगा। तो एट ए टाइम बाय जब भी होगा ना तो वो आस्क पे होगा, जितने पे सामने वाला बेचने को तैयार है, और एट ए टाइम सेल उस पे होगा जिस पे सामने वाला खरीदने को तैयार है, ये हमेशा बिड पे होगा। ठीक है, इसको याद रखने का एक और तरीका मैं बताता हूं, बट उससे पहले मुझे एक जवाब दो कि ट्रू या फॉल्स में जवाब देना है बस, कि बिड विल ऑलवेज बी लेस देन आस्क। ऑलवेज वर्ड यूज कर रहा हूं कि बिड विल ऑलवेज बी लेस देन आस्क। ट्रू या फॉल्स? यस, एक फॉल्स के फेवर में। बताओ, ज्यादा भी हो सकता है बिड, हो सकता है, मतलब हमेशा बिड जो है वो छोटा नहीं होगा, कभी बड़ा भी हो सकता है। इतना मान लो 160 मान लेता हूं, तो आपको फिर जवाब देता हूं मैं कि सामने वाला बोल रहा है कि मैं 150 में बेचने को तैयार हूं, और आप क्या बोलोगे उसको? बोले 160 में हम खरीदने को तैयार है, 160 में देना हो तो दो, नहीं तो हम जा रहे हैं। सामने वाला बोल रहा है कि 150 में दूंगा, और आप क्या बोल रहे हो? 160 में देना हो तो दो, नहीं तो हम जा रहे हैं। भैया सामने वाले से तो कम प्राइस ही रहेगी ना आपकी, अनलेस एंड अदरवाइज कि वो वंस अपॉन एन टाइम मुंबई का वो अमरूद ना हो। वो फिल्मों में ही होता है ना, कि वो अमरूद की कीमत जो है वो धीरे धीरे बढ़ा के 400 रुपये में खरीद लेता है वो, राइट, कम कीमत को ज़्यादा कर देता है। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता है कि सामने वाले ने बोला कि 150 तो आप उसको ज़्यादा दे के आओगे। प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये होगा, या तो उतने ही दोगे या उससे कम दोगे। तो आप बोलोगे, आपने क्या बोला? ऑलवेज बी लेस देन आस्क। इक्वल भी तो हो सकता है। हाँ, ये बात आपकी जम रही है, ये लॉजिक आपका फिर भी जम रहा है कि इक्वल भी तो हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ इक्वल होने पर सौदा मार्केट में रहेगा ही नहीं। जब बायर सेलर इक्वल हो जाएंगे ना तो सौदा मार्केट से आउट ही हो जाएगा ना, वो सौदा दिखेगा थोड़ी। ये तो हो गया कि जितने में बेचने वाला तैयार है, जितने में खरीदने वाला तैयार है, तो वो सौदा दिखेगा क्यों? वो तो हो गया सौदा। समझ पा रहे हो क्या? तो बिड हमेशा आस्क से छोटा ही होगा। दोनों इक्वल होने पर तो ट्रांजेक्शन ही हो गया। श्योर। तो बिड विल ऑलवेज बी लेस देन आस्क, ये ट्रू है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। वैसे तो याद रखने की आपको ज़रूरत, मैं जो बता रहा हूँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लॉजिकली अब समझ आ गया कि आपको खरीदना है तो सामने वाले की प्राइस पे खरीद पाओगे, आपको बेचना है तो सामने वाली प्राइस पे बेच पाओगे। श्योर, ये तो समझ आ गया आपको। लेकिन फिर भी याद रखने का एक और तरीका ध्यान रखना कि जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो ना, जब भी कोई चीज़ खरीदने जाते हो, महंगी मिलेगी। महंगी मतलब आस्क। आस्क बड़ा होता है। अभी सीख क्या है ना, बिड हमेशा छोटा होगा, आस्क हमेशा बड़ा होगा। तो जब भी कोई चीज़ खरीदने जाएंगे महंगी मिलेगी, मतलब आस्क पे। जब भी कोई चीज़ बेचने जाओगे तो सस्ती बिकेगी। आप कोई चीज़ आपकी पॉकेट से बेचने जाओगे ना तो सस्ती बेचनी पड़ेगी आपको, तो सस्ती बिकेगी मतलब बिड। श्योर, लॉजिकली वैसे भी क्लियर है। खरीदने जाओगे सामने वाले के प्राइस पे, बेचने जाओगे सामने वाले, तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा। लेकिन समझ आई क्या बात? श्योर, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था। एक और है, बिड और आस्क के डिफरेंस को बिड आस्क स्प्रेड बोला जाता है। कभी काम आ जाए का डिफरेंस ऑफ बिड एंड आस्क, डिफरेंस ऑफ बिड एंड आस्क will be called as bid ask spread। क्लियर है कहानी? 100%। लिखना चाहो बिल्कुल लिख लो, इस एग्जाम्पल के साथ समझ आएगा आपको कि हमने कहानी क्या समझी थी। कैलकुलेटर्स को हमने बेचने वाले एग्जाम्पल, खरीदने वाले एग्जाम्पल से वो मार्केट जो पहले ऑफलाइन हुआ करता था वहाँ से वही शिफ्ट ऑनलाइन हो गया, और आज की डेट में कुछ ऐसा ट्रेड होता है, राइट, कि बायर अपनी प्राइस कोट करके बेचता है, सेलर अपनी प्राइस कोट करके बेचता है। जब तक उनकी प्राइस मैच नहीं होती है तब तक सौदा नहीं होता। ये तो इनकी विश होती है, इतने में खरीदना चाहते हैं बट खरीद थोड़ी पाएंगे। खरीद तो उतने में पाएंगे जितना सामने वाला बेचने को तैयार है। श्योर। तो शेयर मार्केट में भी कुछ ऐसा ही होता है कि आपको अगर शेयर आपकी प्राइस
कोट करके बैठना है तो बैठो, इंतजार करो। अगर पूरे दिन में आपकी प्राइस आ गई तो आपका सौदा हो जाएगा, नहीं आई तो वो सौदा नहीं होगा, वो सौदा फिर रह जाएगा ऐसे का ऐसा। अगले दिन फिर अपनी प्राइस डाल के बैठ जाओ। श्योर, लिख लो ये। फिर हम कंटिन्यू करते हैं कुछ इसके क्वेश्चन के साथ। ये भी एक माइलस्टोन है, ध्यान रखना। अभी तक हमने 2 माइलस्टोन पहले पढ़ लिए, कौन कौन से? डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट वाला, और एक कन्वर्जन वाला कि जिस करेंसी को कन्वर्ट करना है। ये तीसरा माइलस्टोन है ये वाला कि एट ए टाइम आपको बाय करना है तो 150 मतलब आस्क पे बाय करोगे, एट ए टाइम आपको सेल करना है तो बिड पे सेल करोगे, राइट। और लॉजिक इसके पीछे ही वो कहानी है जो हमने मार्केट वाली समझी, ठीक है। तो फिर एक एग्जांपल और लेते हैं हम, उसके साथ और थोड़ा सा आगे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगला एग्जांपल, $1 इक्वल टू ₹72। पहला क्वेश्चन, यू वांट टू बाय $7,000। और दूसरा क्वेश्चन, यू वांट टू सेल $7,000। एक जगह लिखा है यू वांट टू बाय $7,000, यू वांट टू सेल $7,000। कितना आंसर आ रहा है? कितना यहाँ पे? ₹5,04,000, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, ₹5,04,000। यहाँ पे भी सेम। देखो आप सिंपल, जिस करेंसी को कन्वर्ट करना है क्या एक्सचेंज रेट उस करेंसी की एक यूनिट में है? जवाब है यस, मल्टीप्लाई। जिस करेंसी को कन्वर्ट करना है क्या एक्सचेंज रेट उस करेंसी में है? बाय सेल से भूल जाओ, एक्सचेंज रेट है ना, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मल्टीप्लाई में रेट ही है कि तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। यहाँ तो ठीक है कि अब हो गया, अब प्रैक्टिकली कोट कैसे होते हैं वो ध्यान से देखना, राइट। ये तो नॉर्मल कहानी थी, प्रैक्टिकली कोट होते हैं। एग्जाम्पल नंबर अगला जो है वो प्रैक्टिकली कोट होता है, $1 इक्वल टू ₹70/72। इससे कोट होता है, 2 वे कोट बोलते हैं जिसको। और वही सेम क्वेश्चन अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि आपको डॉलर बाय करना है, कितने बाय करना है? 7,000। ये डॉलर यहाँ ना लिखते हुए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और आपको सेल करना है $7,000। अब बताओ, तो मल्टीप्लाई डिवाइड रूल अपनी जगह है, मल्टीप्लाई डिवाइड रूल में कोई चेंज नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हो कि जिस करेंसी को कन्वर्ट करना है क्या एक्सचेंज रेट उस करेंसी की एक यूनिट में है? बिल्कुल है, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जैसे ही मल्टीप्लाई करके हम आगे बढ़े तो पता चला मल्टीप्लाई किससे करें? मल्टीप्लाई 70 से करें कि 72 से करें? तो इसका जवाब जो देगा ना वो ये देगा कि भैया बाय कर रहे हो कि सेल कर रहे हो? बाय कर रहे हैं। और बाय किस पे किया जाता है? बाय किस पे किया जाता है? जिस पे सामने वाला बेचने को तैयार है, मतलब आस्क प्राइस, महंगी वाली प्राइस पे खरीदा जाता है, महंगा खरीदेंगे। समझ पा रहे हो? जिस करेंसी को कन्वर्ट करना है एक्सचेंज रेट उस करेंसी के एक यूनिट में है, बिल्कुल है, मल्टीप्लाई करेंगे, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मल्टीप्लाई 70 से कि 72 से, ये जवाब देगा क्या कर रहे हैं हम? सेल। और सेल करते हैं तो सस्ते में सेल होता है, मतलब मल्टीप्लाई 70। तो इसका जवाब जो है वो आएगा कितना? वही पहले वाला 5 लाख
4,000 रुपी। लेकिन दूसरे वाले का जो जवाब है वो कम हो जाएगा कि 7,000 मल्टीप्लाई 70 तो 4,90,000 रुपये आएंगे। समझ पा रहे हो? प्रैक्टिकली कुछ ऐसा होता है कि डॉलर खरीदने जाते हो उसका भाव अलग है, और डॉलर आपके पास है और आप बेचने जाते हो तो उसका भाव अलग है। श्योर। तो ये दोनों एग्जांपल आप लिखना चाहो बिल्कुल लिख लो, जिससे बाय सेल का डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि बाय सेल जो है वो वन वे कोट में सेम होते हैं, लेकिन जब टू वे कोट आता है तो बाइंग की रेट अलग है और सेलिंग की रेट अलग है। श्योर। तो ये नोट डाउन कर लो आप। इसके बाद हम कुछ और नए कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। हो गया नोट डाउन? सेम क्वेश्चन है, बस मैंने एक जगह वन वे कोट रखा, एक जगह टू वे कोट रख दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और। $1 इक्वल टू ₹70/72। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे, U12 बाय ₹1 लाख। और दूसरा क्वेश्चन, U12 सेल ₹1 लाख। आगे की लैंग्वेज ऑटोमेटिक क्लियर है कि आप बाय करना चाहते हो तो कितने डॉलर जो है वो पे करने पड़ेंगे, सेल करना चाहते हो तो कितने डॉलर मिलेंगे, ये क्लियर है आपको। चलो एक आसानी में आपके लिए कर लेता हूं, वो है आप डिवाइड करोगे। बोले सर ये तो हमको पहले ही पता है, ये रूल तो हम सीख चुके हैं। ठीक है, बताओ कि जिस करेंसी को कन्वर्ट करना है एक्सचेंज रेट उस करेंसी के इक्विवेलेंट में नहीं है, डिवाइड होगा। ये तो श्योरिटी आ गई, लेकिन डिवाइडेड बाय में क्या? तो अगर आपके माइंड में ऐसा आ रहा है कि हम बाय कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाय में लेना चाहिए आस्क, लिखना मत, अभी गलत है कुछ तो लिखना मत, केवल समझना। और आपके माइंड में अगर ऐसा आ रहा है कि यहां सेल है और हम लेंगे बिड, तो आप हो जाओगे गलत। बोला अभी तो सीख के आए हैं, फिर कहां से गलत हो जाएंगे? नहीं, कंफर्ट जोन कभी नहीं आएगा, ये पहले ही बोल चुका हूं मैं। बोले अब क्या नया आ गया? ध्यान से सुनना कि ये 70 और 72 सेलिंग रेट और बाइंग रेट है। श्योर, मतलब एक बायर कोट करके बैठा, एक सेलर कोट करके बैठा। ये रेट किसकी है? डॉलर की। तो इस पे बाय सेल भी क्या होगा? डॉलर। कि डॉलर बाय होगा तो 72 पे होगा, डॉलर सेल होगा तो 70 पे होगा। तो ये डॉलर के रेट रुपी पे कैसे अप्लाई कर रहे हो आप? यहां तो रुपी बाय कर रहे हो ना, और यहां सेल भी रुपी कर रहे हो। बोले हाँ ये बात तो ठीक है। तो वो बाइंग सेलिंग रेट डॉलर के हैं, वी कैन नॉट अप्लाई इट ऑन रुपी। बोले फिर क्या करें? मैं अब आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनना बस।
कि बिड आस्क रूल में आपको एक चीज़ बड़ी ध्यान रखनी है, और मैंने बोला पूरे फॉरेक्स में ध्यान रखनी है कि भैया एक यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिसकी एक यूनिट है, बिड आस्क रूल में ऐसा ही सोचना है, जिसकी एक यूनिट है उसके एंगल से आपको सोचना है। ये रूल हो सकता है कि कुछ देर तक एक दो क्वेश्चन करे तब तक कंफ्यूजिंग हो और उसके बाद क्लियर हो जाएगा। जैसे क्लियर हुआ मैं नया रूल लेके आ जाऊंगा। तो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। हो सकता है एक बार में समझ आ जाए, हो सकता है अगले क्वेश्चन तक समझ आए, पर समझ जरूर आएगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, आप तो बस इंतज़ार करना। इंतज़ार करते करते आप पता नहीं किस टॉप लेवल पे पहुंच जाओगे फॉरेक्स में, आपको भी नहीं पता चलेगा। बस अपने मन को ये मत बोलना कि यार भैया जो है वो कहानी जो है वो कंफ्यूजिंग जा रही है, राइट। कंफ्यूजिंग जाए तो भी अगला लेक्चर सुनना, पता चला वो कंफ्यूजन तो क्लियर होगा, नया आया फिर उसका अगला लेक्चर सुनना। तो इसे सुनते हुए जाना, आपको फॉरेक्स पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे वापस आते हैं कि ये बाय और सेल से सिंपली बाय सेल वर्ड से डिसाइड नहीं होता है। बाय सेल किसका होना चाहिए? डॉलर का। समझ पा रहे हो? इन वन वर्ड किसका होना चाहिए? जिसकी एक यूनिट है उसका बाइंग सेलिंग रेट है, तो अप्लाई भी उसी पे होगा। श्योर। तो अब और ध्यान से सुनो कि हम रुपी जो है वो क्या कर रहे हैं? बाय। कोई काम का नहीं है। आप तो मुझे इतना बताओ कि जिसकी एक यूनिट है उसको क्या कर रहे हो, क्योंकि सेलिंग बाइंग रेट उसी की है। तो रुपी बाय हो रहा है। अगर एक करेंसी बाय हो रही है, यहां बॉक्स में मैं लिखता हूं कि रुपी अगर बाय हो रहा है तो डॉलर क्या हो रहा होगा? एक करेंसी बाय होगी तो दूसरी करेंसी सेल होनी ना। और हमें किसके एंगल से सोचना है? हमें डॉलर के एंगल से ही सोचना है। क्यों? क्योंकि उसकी एक यूनिट है। अगर एक यूनिट रुपी की होती तो हम रुपी के एंगल से सोचते हैं। समझ पा रहे हो? बोले रुपी में तो हम कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन करो मत यार, कंफर्ट जोन में जाने की कोशिश मत करो। कि रुपी में कन्वर्ट करके आप कर सकते हो कि इन रेट को रुपी में कन्वर्ट कर दो और फिर वैसा ही अप्लाई कर दो जैसा आप तक सीखते हुए आ रहे हैं। श्योर, बट मत करो। आप जैसा कोड है वैसा रहने दो, उसको चेंज नहीं करोगे। उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। इन सिंपल आपको सब जगह एक क्वेश्चन पूछना है कि जिसकी एक यूनिट है, मतलब डॉलर को हम बाय कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं? रुपी से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे रुपी बाय कर रहे हैं तो डॉलर क्या कर रहे हैं? मुझे डॉलर बताओ। तो डॉलर सेल कर रहे हैं। और डॉलर सेल किस पे होता है भैया? डॉलर सेल तो 70 पे होता है, मतलब डिवाइडेड बाय 70 होगा। श्योर है? फिर दूसरे में बताओ कि दूसरे में डिवाइड हो रहा है, ये तो क्लियर है। मल्टीप्लाई डिवाइड रूल में कोई चेंज नहीं आ रहा है इसकी वजह से। मल्टीप्लाई डिवाइड रूल अपनी जगह है कि जिस करेंसी को कन्वर्ट करना है, एक्सचेंज रेट उस करेंसी के यूनिट में नहीं है, डिवाइड करेंगे। डिवाइड के बाद 70 और 72 की रेट में हम डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिसकी एक यूनिट है किसकी? डॉलर की। डॉलर को आप क्या कर रहे हो? हर जगह एक ही सवाल पूछना है, डॉलर को हम क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे पता चला यार रुपी को हम सेल कर रहे हैं, तो डॉलर को हम क्या कर रहे होंगे? बाय। और डॉलर को बाय कर रहे हैं तो किस पे बाय करेंगे? डॉलर को बाय कर रहे हैं तो किस पे बाय करेंगे? 72 पे। आस्क ब्रैकेट में लिख देना, यहाँ पे बिड और यहाँ पे आस्क। श्योर? समझ पा रहे हो क्या? श्योर? बताओ आंसर कितना आ रहा है? 1 लाख डिवाइडेड बाय 70। तो ये आ गया रुपी नहीं, डॉलर। डॉलर 1428.57। और सेकेंड वाले में कितना आ रहा है? 1 लाख डिवाइडेड बाय 72। तो डॉलर 1388.88। श्योर है क्या कहानी? चलो यार, अभी फिर मुझे एक क्वेश्चन करके बताओ, थोड़ी और कहानी क्लियर होगी, अच्छे से क्लियर होगी। वो है क्वेश्चन नंबर 3। ये नोट डाउन कर लो आप, ये नोट डाउन कर सकते हो। और उसके बाद आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3। एक और चीज़ मैं बता दूं आपको 3 में जाने से पहले। समटाइम्स ऐसा लिखा हुआ होता है, मैं वापस से उस पर ले रहा हूँ, लिखा नहीं हो किसी ने तो बस मैं एग्जांपल लेके वापस वहाँ आ रहा हूँ कि समटाइम्स ऐसा होता है कि $1 इक्वल टू रुपी 72 पॉइंट, ऐसा लिखा होता है, कोट होता है 72.25/50। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगला रेट जो है वो 50 है। ये तो हो ही नहीं सकता कि बिड आस्क से बड़ा हो, 72.25 और आस्क 50 हो, ऐसा तो पॉसिबल वैसे भी नहीं है। तो समटाइम्स ये लिखने का केवल एक तरीका होता है कि वो जो कॉमन चीज़ होती है ना उसको नहीं लिखते। मतलब ये जो 50 लिखा है ना, ये 50 है बेसिकली। इसका अगर इंटरप्रिटेशन करूँ तो ये है 72.25/72.50।
श्योर, बस वो केवल पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स ही लिख देते हैं, तो आपको इंटरप्रेट कुछ उसको ऐसा करना होता है कि वो 72.50 है। श्योर, अब ये लिख लो आप और उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्योंकि वहाँ इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसा करना पड़ेगा, इसलिए मैंने बताया आपको। यस, हो गया। हो गया क्वेश्चन नंबर 3। ट्राई करते रहो, 2 मिनट बाद हम बोर्ड पे चेक कर रहे हैं। यस, सीधा आंसर बताना है मुझे, कितने? 312525। गलत, तो बी 31
2525। अब मैं सही मान सकता हूँ, चेक करेंगे आप। करेंसी का सिंबल लिखना जरूरी है। ठीक है, अगला $8031.81। ठीक है, अगला ₹778156.25। बताओ किसका आंसर नहीं आया और कौन सा वाला नहीं आया। सेकंड वाला चेक कर रहे हैं हम। और बताओ, बाकी आ गए, मतलब मैं समझ गया आप कहाँ गलती हो रही है। अब आपको मल्टीप्लाई में गलती नहीं हो रही कि जहाँ जैसे डॉलर, ये कोड का इंटरप्रिटेशन कर लिया ना आपने कि ये 62.2525/5050 नहीं है, इट इज 62.5050। ये तो क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अगला आपने जो टू परचेज $5,000 फॉर इट इम्पोर्ट कस्टमर, आपको पहली लाइन में क्रक्स मिल गया, टू परचेज $5,000। आगे ना भी पढ़ो ना तो चलेगा, ऑब्वियसली किसी न किसी के लिए तो परचेज कर ही रहोगे ना, तो हमें क्या लेना देना। यही सवाल मिल गया ना, टू परचेज $5,000, मतलब हमें डॉलर खरीदना है, एक यूनिट किसकी है, डॉलर की है, तो डॉलर को कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद एक यूनिट किसकी है, डॉलर की, और डॉलर को ही खरीदना है। एक यूनिट किसकी है, डॉलर की, और डॉलर को ही खरीदना है। तो सिंपली किसी और के एंगल से सोचने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई आस्क। थर्ड वाले में मैं स्पीडली बता रहा हूँ, ये जो सही है, ये तो आपके सभी के सही हुए हैं, तो मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा ज़्यादा, ध्यान सेकेंड वाले पार्ट पे दूंगा जहाँ आपको डाउट है। इफ इट सेल्स $12,500, जिस करेंसी को कन्वर्ट करना है, एक्सचेंज रेट उस करेंसी के एक यूनिट में है, मल्टीप्लाई होगा। और उस करेंसी को हम क्या कर रहे हैं, जिसकी एक यूनिट है उसको हम क्या कर रहे हैं, सेल, उसको हम सेल कर रहे हैं तो बिड पे करेंगे, मल्टीप्लाई बिड। श्योर। अब सवाल आता है यहां पे कि ये आंसर कैसे आया। चलो इस पे चर्चा करने की कोशिश करते हैं। टू गेट ₹5 लाख, टू गेट ₹5 लाख, तो पहले तो आप मुझे बताओ कि ₹5 लाख जो आया उसको डिवाइड करो कि मल्टीप्लाई करो। इस रूल में शायद कोई गलती नहीं कर रहा होगा, इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि एक यूनिट डॉलर की है, तो डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड में 62.2525 लूं कि 5050 लूं। तो अब सवाल ये आपसे पूछना है कि टू गेट रुपीज मतलब रुपी बाय हो रहा है, लेकिन रुपी के एंगल से हम करेंगे नहीं, बाय पे आस्क रेट आता है, लेकिन रुपी के एंगल से करेंगे नहीं क्योंकि एक यूनिट किसकी है, डॉलर की। डॉलर को क्या कर रहे हो, रुपी बाय कर रहे हो तो डॉलर सेल कर रहे हो, और डॉलर सेल कर रहे हो तो किस पे करोगे, बिड पे। बिड मतलब 62.2525। देख लो आप, आंसर इससे यही आ रहा है। ठीक है, 8031.81। क्लियर हो रही क्या बात। अब एक वन वर्ड में जवाब सुनो, हम तीनों जगह एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड तो क्लियर है, उस पर जा ही नहीं रहा, तीनों जगह एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हो। डॉलर को क्या कर रहे हो भैया, बाय की सेल। डॉलर को क्या कर रहे हो, बाय की सेल। डॉलर को क्या कर रहे हो, बाय की सेल। डॉलर को ही क्यों, रुपये की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक यूनिट डॉलर की है। मतलब बाय सेल डिसाइड करते टाइम आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिसकी एक यूनिट है उसके एंगल से सोचना है। सिंपल है क्या, श्योर, समझ आई बात, आई, ठीक। फिर नया रूल, ये हाँ वर्ड तो सुनना ही नहीं मेरे को, कंफर्ट जोन आना ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 आप होमवर्क ले लो, और इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम अगले कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। क्लियर है। अब तक की समरी क्या थी हमारी, सबसे पहले हमने पढ़ा डायरेक्ट कोट, इनडायरेक्ट कोट। डायरेक्ट कोट में क्या था, 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी डायरेक्ट है, 1 यूनिट ऑफ होम करेंसी इनडायरेक्ट है। फिर हमने कन्वर्जन रूल पढ़ा कि जिस करेंसी को कन्वर्ट करना है, अगर एक्सचेंज रेट उस करेंसी के एक यूनिट में है तो मल्टीप्लाई, नहीं तो डिवाइड। फिर हमने बिड आस्क रूल पढ़ा। बिड आस्क रूल में क्या, अगर और ऐड करना चाहो तो वहाँ ये ऐड कर लेना कि जिस करेंसी की एक यूनिट है, जिस करेंसी की एक यूनिट है उसको बाय करते हैं तो आस्क पे करेंगे, उसको सेल करते हैं तो बिड पे करेंगे। जिसकी एक यूनिट है उसी को, श्योर, मतलब उसी के एंगल से सोचना है आपको फॉर डिसाइडिंग बिड एंड आस्क।
श्योर, बढ़े आगे। ठीक है, तो अगला एग्जांपल ले लो। नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो आपके पास 5 लाख रुपए हैं, रुपी 5 लाख आपके पास है, और आप घूमने निकले। घुमाते हैं आज आपको। बोले कहाँ घूमने निकले? बोले यूके। यूके घूमने निकले हो तो कौन सी करेंसी चाहिए वहाँ पे? कौन सी करेंसी चाहिए? पाउंड। एयरपोर्ट पे कन्वर्ट करवाओगे, राइट? या यहाँ से कन्वर्ट करवा के ले जाओगे, जैसा भी। तो मान लो आप एयरपोर्ट काउंटर पे हो, कन्वर्ट करवा रहे हो, राइट? फॉरेन करेंसी चाहिए आपको, लेकिन जैसे ही आप काउंटर पे पहुँचे, अभी आपकी फ्लाइट में टाइम है, आप एक्सचेंज करवा रहे हो, आप काउंटर पे पहुँचे, तो वह काउंटर पे पहुँच के आपको जो कोट मिले ना, वो कुछ ऐसे कोट मिले। क्या कोट मिले? $1 इक्वल टू ₹72, और अगला कोड मिला आपको £1 इज इक्वल टू $1.20। कौन सा कोड काम का है? कोई सही काम का नहीं है। घर आ जाएंगे वापस, बोले यार ये तो यूके करेंसी में जो है वो कन्वर्ट ही नहीं हो रहा। घर आ जाएंगे क्या? कि एज एन इंडियन आपने माइंड लगा लिया होगा कि भैया घूमने गए हैं तो घूम के तो आएंगे। पाउंड ले सकते हो क्या? कैसे ले सकते हो भैया? आप सोच रहे हो, ये सोचने का नजरिया, आप सोच रहे हो दोनों काम के नहीं है, और हम सोच रहे हैं कि दोनों ही काम के। कैसे दोनों काम के? कि काउंटर पे हम देंगे पहले रुपी से लेंगे डॉलर, ठीक है? पाउंड नहीं मिल रहा ना, कोई दिक्कत नहीं, डॉलर ले लेंगे। फिर काउंटर पे वो डॉलर वापस देंगे, और वहां से क्या ले लेंगे? पाउंड ले लेंगे। श्योर? तो ये सिनारियो है आपके माइंड में। चलो ठीक है, घूमने जाओ, जाने से पहले कन्वर्ट भी करो। कन्वर्ट करके बस मुझे इतना बताओ कि आपके हाथ में पाउंड कितना आ गया, ये तो बताना पड़ेगा ना यार। पाउंड की रेट नहीं, पाउंड कितना आया ये बताओ। कि 5 लाख रुपए आपके हाथ में है, एक पॉलीथीन में रखे हुए हैं आपने। उस 5 लाख रुपए को आप काउंटर पे जब जमा करा दोगे, बदले में डॉलर आएगा, डॉलर को जमा करा दोगे, बदले में पाउंड आएगा, वो कितना आएगा? 2 मिनट का टाइम, बताओ। कितना आ रहा है? 5787.04 राउंडेड ऑफ। कैसे आएगी? कि आपने स्टेप नंबर 1 में जो कन्वर्ट किया, स्टेप नंबर 1 में क्या कन्वर्ट किया? कि रुपी इंटू डॉलर, यही किया। रुपी को डॉलर में कन्वर्ट किया। फिर देखो आप कि जिस करेंसी को कन्वर्ट करना है, क्या एक्सचेंज रेट उस करेंसी के एक यूनिट में है? जवाब आया नहीं है। डिवाइड करेंगे तो 5 लाख को आपने डिवाइड कर दिया, 5 लाख डिवाइडेड बाय 72, तो आया आपके पास $6944.44, ये डॉलर आ गया। फिर स्टेप नंबर 2 में आपने डॉलर टू पाउंड कन्वर्ट किया। फिर सवाल पूछा कि जिस करेंसी को कन्वर्ट करना है, क्या एक्सचेंज रेट, यानी कि डॉलर को कन्वर्ट करना है, क्या एक्सचेंज रेट उस करेंसी के एक यूनिट में है? जवाब आया नो। तो अगेन डिवाइड करेंगे तो $6944.44 डिवाइडेड बाय 1.20, तो ये आया 5787.04 आ रहा है, 5787.04। क्या आप मुझे इतना बता सकते हो? क्या आप मुझे इतना बता सकते हो कि आपने 5 लाख रुपए में 5787.04 जो है वो पाउंड ले लिए, तो 1 पाउंड की कीमत कितनी पड़ी? एक्सक्यूज मी, यस,
1 पाउंड की कीमत बता सकते हो क्या? बिल्कुल बता सकते हैं कि 5 लाख डिवाइडेड बाय 5787.04, तो 1 पाउंड की कीमत आ जाएगी ना, कितनी आ रही है? 5 लाख डिवाइडेड बाय 5787.04, तो ये आ जाएगा पाउंड 1 इज इक्वल टू रुपी 86.40। आया क्या? आया। इसको मैं एक अलग तरीके से भी निकाल सकता था। कैसे अलग तरीके से? बस ध्यान से पूरे कंसंट्रेशन के साथ करने की कोशिश करना, कोई नोट डाउन मत करना, पहले समझ लो। जैसे मुझे चाहिए क्या था, मान लो मुझे एक कोटी चाहिए कि 1 पाउंड में कितने रुपीज़ है, तो इसको मैं लिखने का तरीका ऐसा लिखूंगा क्या, रुपी अपॉन पाउंड, रुपी पर पाउंड। ऐसे लिखता ना कि रुपी, मान लो 5 रुपए का एक पेन है, तो रुपी 5 पर पेन, ऐसा लिखा जाता है कि कभी कभी रुपी 5 पर पेन, मतलब रुपी 5 के डिवाइड में अगर पेन है तो एक क्वांटिटी किसकी है, जो डिवाइड में है उसकी एक क्वांटिटी। तो वैसे ही मुझे यहाँ पे चाहिए रुपी पर पाउंड, तो एक क्वांटिटी जो हैगी वो डिवाइड में आएगी। श्योर है? पाउंड अपॉन रुपी नहीं होगा, क्योंकि मुझे एक क्वांटिटी रुपी की नहीं चाहिए, मुझे एक क्वांटिटी किसकी चाहिए, पाउंड की। तो जिसकी एक क्वांटिटी होगी वो डिवाइड में आएगा। कुछ वैसा ही जैसा यहाँ पे ये पेन वाले एग्जाम्पल में, ये जिसकी एक क्वांटिटी वो डिवाइड में, ठीक, इज इक्वल टू, मुझे 2 के बीच में निकालना है ना, 2 लाइन पहले ही खींच लो, 2 लाइन हमने पहले ही खींच ली, ठीक है। फिर क्या करें, आप ध्यान से सुनना, बस अभी लिखना मत, कि जो टॉप में है ना रुपी, उसको फर्स्ट के टॉप में लिख दो रुपी, और जो बॉटम में है ना उसको लास्ट के बॉटम में लिख दो पाउंड। जो बीच में स्पेस खाली आया ना, वहां वो कॉमन करेंसी लिख दो जो इनके साथ है। बोले कॉमन करेंसी कौन सी है? डॉलर, डॉलर। श्योर? अब आप ये गलती मत कर देना कि भैया डॉलर डॉलर कॉमन आ गया तो डॉलर से डॉलर कैंसिल। वेरी गुड ना, ये करने पे तो फिर रुपी अपॉन पाउंड इज इक्वल टू रुपी अपॉन पाउंड ही बच जाएगा ना, फिर क्या काम का वो। गेटिंग माई पॉइंट, राइट? तो ऐसा मत कर देना, ये कोड हम बनाए इसलिए रहे ताकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। रुपी अपॉन पाउंड इज इक्वल टू रुपी अपॉन पाउंड में तो ये सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है क्या? ठीक है, बढ़ते हैं फिर आगे। अब ये जैसा लिखा है वैसा पढ़ लेना, जैसा लिखा है वैसा का वैसा पढ़ना है आपको, कि रुपी अपॉन डॉलर मतलब $1 में कितने रुपी है। क्या ये क्वेश्चन में गिवन है क्या? $1 में कितने रुपी? बोले गिवन है। कितना? $1 में कितने रुपी है? तो ये 72 है, तो इसकी जगह हम 72 लिख देंगे, मल्टीप्लाई। 1 पाउंड में कितने डॉलर, क्या ये क्वेश्चन में गिवन है क्या? 1 पाउंड में कितने डॉलर? बोले ये भी गिवन है। 1 पाउंड में कितने डॉलर? 1.20, तो इसकी जगह लिख देंगे 1.20। आपका आंसर वही आ जाएगा 86.40। पाउंड 1 इज इक्वल टू रुपी। क्या इक्वेशन बनाना आ गया आपको? तो ये नोट डाउन करो एक बार आप, ये क्वेश्चन है, ये नोट डाउन कर लो। इसके बाद में एक एग्जांपल और ले रहा हूं जिसको आपको अभी सॉल्व करके बताना होगा मुझे। वो लास्ट एग्जांपल होगा, उसके बाद हम आज के लेक्चर को यहीं रोक देंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो।
इस कंसेप्ट की हेडिंग जो है ना, ये जो हमने फॉर्मूला बनाया और इसकी हेडिंग आप लिख सकते हो क्रॉस करेंसी रेट, मतलब एक दूसरे से हम दूसरी रेट निकाल रहे हैं, राइट। क्रॉस करेंसी रेट कि जो कोट अवेलेबल नहीं है उस कोट को हम दूसरे दो कोट से डिराइव कर रहे हैं। अगला एग्जांपल ले लूं, तैयार हो? ठीक है, वो अभी आप ही करके बता रहे हो, वो मैं नहीं कर रहा। यस, नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है $1 इक्वल टू ₹70 और $1 इज इक्वल टू £0.80। $1 इक्वल टू ₹70 और $1 इक्वल टू £0.80। आपको बताना है एक पाउंड में कितने रुपये है, ये आपको बताना है। तो पहले तो इक्वेशन बनानी है और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। 2 मिनट बाद हम बोर्ड पे चेक कर रहे हैं। बनाओ। आपकी ओपिनियन मैं यहां लिख दूंगा ऑब्लिक में, देखेंगे फिर सही कौन सी आ रही है। कितना कितना आंसर आ रहा है? 87.5 ऑब्लिक, और किसी का भी आ रहा है वो भी बता दो। 56 ऑब्लिक। ठीक, अब दो में से कौन सा सही है ये हम क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, इक्वेशन बताओ मुझे, इक्वेशन क्या बनी? इसकी इक्वेशन क्या बनाई होगी? ₹/पाउंड इज इक्वल टू, मतलब ये इक्वेशन इस बात पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करेगी कि आपको कोट किस वे में दिए हैं। ये इक्वेशन इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपको निकालना क्या है। आप कोट को देखना ही मत अभी कि कोट किस वे में है। आपको ₹/पाउंड निकालना है ना, तो इस हिसाब से इक्वेशन बना लो, आती है आपको। कैसे? रुपये यहाँ लिखना है, पाउंड यहाँ लिखना है, इन दोनों के बीच में कॉमन करेंसी डॉलर है, डॉलर यहाँ लिखना है। श्योर। अब वैसा पढ़ो जैसा दिया है। $1 में कितने रुपये, क्या गिवन है क्वेश्चन में? बोले बिल्कुल गिवन है। बोले कितना? 70 मल्टीप्लाई $1 पाउंड में कितने डॉलर, क्या ये गिवन है क्वेश्चन में? $1 में पाउंड गिवन है, बल्कि आपको चाहिए क्या? 1 पाउंड में डॉलर। ये तो गिवन नहीं है। निकाल सकते हो क्या? कैसे? 1 डिवाइडेड बाय 0.80 करके, तो यहाँ 1 डिवाइड कर दो। मतलब डायरेक्टली गिवन है तो लिख दो, नहीं गिवन है तो 1 डिवाइड कर दो। 1 डिवाइडेड बाय 0.80, सिंपल। समझ पा रहे हो? 1 पाउंड में डॉलर चाहिए था और हमें अवेलेबल है $1 में पाउंड चाहिए, तो वही जो इक्वेशन में है, एक पाउंड में ही डॉलर चाहिए, तभी जाके वैल्यू सॉल्व होगी। तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, 1 डिवाइडेड बाय 0.80, तो वो आ जाएगा 1 पाउंड में डॉलर। अब सीधा सीधा इसको सॉल्व कर दो। कैसे? £1 इज इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 0.80, 70 डिवाइडेड बाय 0.80, तो कितना आ जाएगा? 87.5। मतलब ये वाला आंसर करेक्ट है, ये नहीं है। ठीक है, श्योर। एक क्वेश्चन होमवर्क दे दूं फिर, एक मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 4। एक और होमवर्क ले लो आप, वो है क्वेश्चन नंबर 5। 5 में 3 पार्ट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीनों के आंसर अलग अलग आएंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये होमवर्क है आपके लिए। कल हम चेक करते हैं और कल हम और नए कंसेप्ट की तरफ मूव करेंगे। धीरे 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 हम एडवांस लेवल की तरफ ही मूव करेंगे। रोज हम एक नई टेक्निक सीख रहे हैं, अपसेंट मत होना वरना दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि अगला लेक्चर अफेक्ट होगा ही होगा, वो प्रीवियस पे बेस्ड होगा। तो एक भी लेक्चर नहीं छोड़ना है, एक भी होमवर्क नहीं छोड़ना है, ट्राई करना है। नहीं आता है बोर्ड पे करेंगे, एक स्टूडेंट का भी डाउट आएगा बोर्ड पे करेंगे,
लेकिन ट्राई ज़रूर करना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर फिर हम यही रोक रहे हैं। थैंक यू।